हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हिस्ट्री का बिहार पीएसएस का पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं आप लोगों को। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए हिस्ट्री का हमने एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म कर दी है। एंशिएंट हिस्ट्री में अभी तक बिहार पीएसएस में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे सारे कंप्लीट हो गए। मेडिकल हिस्ट्री में जितने बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आए थे सारे खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। ठीक है, बिहार पीसीएस में मॉडर्न हिस्ट्री में अब जितने भी क्वेश्चन आए होंगे हम उसको सॉल्व कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, बिहार पीसीएस के मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? किसकी बात हो रही है? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कहाँ पर? भारत में कौन हुआ है? तो कौन हुआ? सभी को इसका आंसर पता होगा आप सभी को। किसकी बात हो रही है? अल्मीडा की बात हो रही है। किसको? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा की बात हो रही है। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा की बात हो रही है। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा का 1505 से 1509 में इसका आगमन हुआ था। 1505 में ये भारत आया था। कब? 1505 में ये भारत आया था और 1505 से 1509 तक इसका, ठीक है, ये यहाँ पर था। कौन? प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में कौन? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। 1505 से 1509 ईस्वी में आगमन हुआ। 1505 ईस्वी में कहाँ? भारत पहुंचा था। क्लियर है? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु किसकी? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? किसकी? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इसमें से कौन था जो कि समुद्री डकैती हेतु बंगाल की खाड़ी में हुगली का उपयोग करता था? ठीक, बिहार पीसीएस प्री 2019 का क्वेश्चन है। हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली जो है, पुर्तगाली क्या करते थे? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु किसका? हुगली का उपयोग करते थे। इन्होंने क्या किया? समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इसका इस्तेमाल किया। किसका? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसकी बात हो रही है? अंग्रेजों की बात हो रही है। तो निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? इसमें से जो अंग्रेज हैं, इसमें से निम्नलिखित में से किसने जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? किसे? हॉकिंस को। हॉकिंस को किसने? हॉकिंस को जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। हॉकिंस कहाँ? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी और व्यापारी था। क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी और व्यापारी था। कौन? हॉकिंस। ठीक है, वह बादशाह जहांगीर, किसके? बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा। कौन? बादशाह जहांगीर के नाम पर इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर, किसका? जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में, कब? 1608 ईस्वी में कहाँ पहुंचा था? सूरत पहुंचा था। कब? 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। ये किसका पत्र लेकर? जेम्स प्रथम का पत्र लेकर। किसके? जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। फिर अप्रैल 1660 में वह आगरा में, कहां पर? मुगल सम्राट किससे? जहांगीर से इसने भेंट की। 1608 में ही इसने क्या की? मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को कितना? 400 का मनसब और फिरंगी खान और इंग्लिश खान की उपाधि दी। कितना? हॉकिंस को जहांगीर ने कितना? 400 का मनसब दिया है। कितना? 400 का मनसब और फिरंगी खान और इंग्लिश खान की उपाधि दी। कौन सा? फिरंगी खान और इंग्लिश खान की उपाधि दी। फिरंगी खान और इंग्लिश खान की उपाधि दी इनको। ठीक है, किसको? हॉकिंस को। किसने दिया है? जहांगीर ने। ठीक, जहांगीर ने यह उपाधि दी थी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है भारत में 1612 ईस्वी में कब, कहां पर, किसने, भारत में 1612 ईस्वी में किसने, अंग्रेजों ने अपनी कौन सी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। कब की बात हो रही है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर, सूरत में स्थापित की है। कहां पर, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर, सूरत में स्थापित की। ठीक, क्लियर है। अगर बात करें कैप्टन विलियम हॉकिंस की, किसकी, कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि सूरत से मुगल दरबार कब पहुंचा था, अभी हमने बताया कब, सूरत से मुगल दरबार ये कब पहुंचा, 1608 ईस्वी में। कब, 1608 ईस्वी में ये मुगल दरबार पहुंचा था। किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में क्या हुआ, ये सफल नहीं हो सका। सूरत में जो है फैक्ट्री लगाने के लिए क्या हो सका, ये सफल नहीं हो सका, अनुमति नहीं पाया। फिर 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद, किसके, 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन, कौन, कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप कहाँ, स्वावल्ली पहुंचा था। कौन, कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप कहाँ पर, स्वावल्ली पहुंचा। और मुगल गवर्नर से, किससे, मुगल गवर्नर से वहाँ क्या किया, व्यापार की अनुमति पाने में क्या हो गया, ये मुगल व्यापार से वहां पर अनुमति पाने में क्या हो गया, सफल हो गया था ये। ठीक, फिर कैप्टन बेस्ट द्वारा कहां पर, कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह पर कि विजय ने क्या किया, पुर्तगाली को एकाधिकार की निरंकर, जो पुर्तगाली थे वहां पर इनकी, इसके पहले, इसके कैप्टन हॉकिंस से पहले क्या था, पुर्तगालियों का एकाधिकार था। ठीक, जब हॉकिंस को वहां पर अनुमति मिल गई तो इसने क्या किया, तो इससे क्या हो गया, पुर्तगालियों की जो एकाधिकार था वो भंग हो गया, उसकी निरंतरता भंग हो गई। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से, किसके, जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने क्या की, सूरत में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। कहां पर, सूरत में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहां से क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया था। सूरत में इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या की, पहली फैक्ट्री स्थापित की। फिर वहां पर, यहां से इन्होंने देश के दूसरे भागों में अपने व्यापार को फैलाया और शीघ्र ही कहां कहां पर, अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में इनकी जो थी क्या, सहयोगी फैक्ट्रियां इन सभी जगहों पर स्थापित हो गई। क्लियर है। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा, तब भी कमेंट जरूर कीजिएगा। किस मुगल शासक के समय में, ठीक, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो, किसकी बात हो रही है, सर थॉमस रो भारत आया था। किस मुगल शासक के समय में, बिहार पीसेस प्री 2022 का क्वेश्चन है। कब का, बिहार पीसेस प्री 2022 का क्वेश्चन है। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। तो किसके समय में सर थॉमस रो भारत आया था, जहांगीर के, किसके, जहांगीर के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। इसने ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, किसके, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। कब, ये जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, किसके, जेम्स प्रथम, ठीक है, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कब, 1615 ईस्वी में। कब, 1615 ईस्वी में कहाँ, सूरत पहुंचा था। ठीक, 1615 ईस्वी में कहाँ पर, सूरत पहुंचा था। 16 जनवरी 1616 में वह कहाँ पर, अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। जहांगीर के दरबार में कब, अजमेर में कहाँ पर, जहांगीर के दरबार में 1616 में यह उपस्थित हुआ था। ठीक, जहांगीर के दरबार में 1616 में उपस्थित हुआ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री, किसने, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक, किस वर्ष जो है अपनी फैक्ट्री कहाँ पर, पटना में स्थापित की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री कहाँ पर, पटना में स्थापित की। किस वर्ष स्थापित की, 1632 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की, 1632 में। 65 बीपीएससी प्री 2019 का क्वेश्चन है। कब का, 2019 का क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की है, 1632 में। बात करें अगर पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर की, किसकी, पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर की, तो इतिहास की किसी भी मानक पुस्तक की अगर हम बात करें तो
किसकी? इतिहास की किसी भी मानक पुस्तक की अगर हम बात करें या फिर अन्यत्र की, तो 1632 ईस्वी में। कब? 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का क्या है? कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन बिहार के जो लोक सेवा आयोग है, बिहार का लोक सेवा आयोग ने निरंतर यह प्रश्न, लगातार यह प्रश्न पूछा है और इसका उत्तर उसने क्या है? 1632 ईस्वी ही माना है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 1632 ईस्वी होता है। सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में कब? 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आता तो आप लोग भी 1632 लगा के ही आइएगा। ठीक, इनकी रुचि किसमें थी? इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम, इन सबसे संबंधित क्या थी? व्यापार में थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा? किसकी बात हो रही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण क्या था? तत्कालिक कारण था। किसका? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1746 से 1748 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 में हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब? 1746 से 1748 में। किसके? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। ठीक, किसके? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध है, जो कि कब? 1740 में प्रारंभ हुआ। कौन सा? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध कब प्रारंभ हुआ है? 1740 में। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, ठीक, 1740 ईस्वी में कब प्रारंभ हुआ था? 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था। यह इसका क्या है? कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है, इसका विस्तार है, जो कि भारत में पहुंच चुका था। ठीक, इसमें क्या हुआ था? गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध क्या किया? दोनों दल, जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 में, कब? 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया था। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट, किसके? अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा था और फ्रांसीसी जहाजों पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था। युद्ध का जो कि क्या था? युद्ध का तत्कालिक कारण था क्या? फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। यह क्या था? युद्ध का तत्कालिक कारण था। अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के युद्ध लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय अगर बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक का नवाब कौन? अनवरुद्दीन। कर्नाटक का नवाब कौन था प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय? अनवरुद्दीन। ठीक, कौन था? अनवरुद्दीन था प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय। अनवरुद्दीन ने क्या किया? महफूज खान के नेतृत्व में कितने? 10,000 भारतीय सेनाओं को, कितने? 10,000 भारतीय सेना का क्या किया? फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक, कहाँ? किस पर? फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए इसने भेज दिया। फिर क्या हुआ? भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। फिर कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में, किसके? कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने आड्यार नदी पर स्थित, कौन सी? जो आड्यार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को इसने क्या किया? पराजित कर दिया था। नवाब अनवरुद्दीन को फ्रांसीसी सेना ने पराजित कर दिया। यूरोप के युद्ध बंद होते ही, किसके? यूरोप में जब युद्ध बंद होता है, यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। वो भी किस संधि के द्वारा? एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा 1748 ईस्वी में। किसकी संधि के द्वारा? एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा 1748 में कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त होता है। एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा कब? 1748 में कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। और मद्रास क्या हुआ? अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। किसको? मद्रास जो है अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए क्या होगा? स्मरणीय होगा, यादगार होगा। किसके? सेंट थोमे के युद्ध के लिए
यादगार रहेगा। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1760 का किसका 1760 का जो प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध है अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? किसका 1760 का जो प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध है अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया है? फ्रांसीसियों के। किसके? फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया। किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया। ये 2020 का क्वेश्चन है। कब का? 2020 का बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक, तो वांडीवास का युद्ध कब? जनवरी 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य किसके? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया, जिसमें युद्ध में कौन? फ्रांसीसी पराजित हो गए थे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसी क्या हुए थे? फ्रांसीसी पराजित हुए थे, अंग्रेजों की विजय हुई थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने किसने? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने? काउंट डी लाली। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? काउंट डी लाली ने किया था। क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष डैश। ठीक है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। किसकी? मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किया गया था मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर? तो कब? 1784 में। कब? 1784 में जो है मंगलुरु की संधि पर क्या हुआ था? 1784 में मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि कब? 1784 में हुई थी। इस संधि के बाद क्या हुआ? इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध। कौन सा? इस संधि के बाद मंगलुरु संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध का अंत हो गया था। किसका? द्वितीय मैसूर युद्ध का अंत हो गया था, जो कि कब? 1780 से 1784 तक चला था। कौन सा? द्वितीय मैसूर युद्ध, जिसका अंत किसके? मंगलुरु की संधि के बाद हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावल्ली के स्थान पर हराया था? किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने। किसने? थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वावल्ली के स्थान पर हराया था। कब? 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन। कौन? कैप्टन मिडल्टन ने सूरत के समीप स्वावल्ली पर, कहां पर? कैप्टन मिडल्टन ने सूरत के समीप स्वावल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से क्या किया? यहां से व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया था। कौन? कैप्टन मिडल्टन। ठीक है, कैप्टन बेस्ट द्वारा क्या हुआ? कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने, किसके? कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की क्या की? निरंतरता को भंग कर दिया। जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, उसके पिछले क्वेश्चन में बताया था कि वहां पर पुर्तगालियों का व्यापार पर एकाधिकार था, लेकिन जब अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति मिली तो उन्होंने पुर्तगालियों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, इनकी निरंतरता को, एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया और सूरत में अस्थायी रूप से इन्होंने क्या किया? एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। यहां से अंग्रेजों ने क्या किया? अपने व्यापार को देश के सारे भागों में इन्होंने फैला दिया। सूरत के बाद अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में जो है इन सभी जगहों पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी अंग्रेजों ने। क्लियर है? इस प्रकार इन्होंने क्या किया था? पुर्तगालियों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस क्षेत्र की पहचान करें। कौन सा? उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को, किसको? उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहां से प्राप्त होता था? तो जाहिर सी बात है सर्वोत्तम सोरा और अफीम यूरोप वासियों को कहां से प्राप्त होता था? बिहार से। कहां से? बिहार से प्राप्त होता था। सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहां से यूरोप वासियों को प्राप्त होता था? बिहार से प्राप्त होता था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी शासन काल में किसमें
अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन सेम है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। बिहार जो है अंग्रेजी शासनकाल में अफीम हेतु, अफीम के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा कौन? बिहार प्रसिद्ध था अंग्रेजी शासनकाल में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद किसकी, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने, किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? किसकी बात हो रही है? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। किसको? मोहम्मद रजा खान को इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब? इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी 1765 में। कब? 1765 में इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार भगोड़े सम्राट, कौन? भगोड़े सम्राट मतलब जो भाग गया था गद्दी छोड़कर, शाह आलम को, किसको? शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया। उसे कहां पर? इलाहाबाद में रखा गया था शाह आलम को। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा, किसके? शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त में एक फरमान जारी किया। उस फरमान में क्या था? कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी क्या थी? स्थायी रूप से दे दी इसने। किसने? शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त को एक फरमान जारी किया जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इसने स्थायी रूप से किसको? कंपनी को दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को कितना? 26 लाख रुपए देगी। कंपनी सम्राट को इसके बदले कितना? 26 लाख रुपए देगी। और निजामत के व्यय के लिए कितना? निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए, कितना? 53 लाख रुपए देगी। इस समय कंपनी क्या करती थी? सीधे कर संग्रह ना करती थी, ठीक है। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी कंपनी के पास। इसलिए उसने क्या किया? कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 दीवान, कौन कौन से? एक मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए, किसको? मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा को, ठीक, किसको? मोहम्मद रजा खान के लिए। और बिहार के लिए किसको? राजा सिताब राय, ठीक। 2 दीवान, एक मोहम्मद बंगाल के लिए किसको? मोहम्मद रजा खान को, ठीक। और बिहार के लिए किसको? राजा सिताब राय की इसने क्या कर दी? नियुक्ति कर दी, ठीक। मोहम्मद रजा खान क्या उपनाजिम के रूप में कार्य करता था। इस प्रकार क्या हुआ? इस प्रकार जो समस्त दीवानी और निजामत का कार्य था भारतीयों द्वारा ही क्या था? चलता था। सभी जो निजामत का कार्य था और दीवानी का कार्य किसके? भारतीयों द्वारा ही चलता था। और इस पर उत्तरदायित्व किसका था? उत्तरदायित्व कंपनी का ही था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने, किसकी बात हो रही है? सम्राट शाह आलम द्वितीय की बात हो रही है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। किसने? सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त की? 12 अगस्त 1765 को। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। कब? 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त हमने बताया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा रणजीत सिंह। किसके बारे में? रणजीत सिंह के बारे में। रणजीत सिंह ने क्या किया? सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे? सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा राजा रणजीत सिंह ने किससे प्राप्त किया था? किससे? शाह शुजा से प्राप्त किया। राजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से, ठीक। इसके बारे में बात करते हैं। पंजाब में अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। किसका? पंजाब जो है अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, लेकिन 1773 में उसकी जब मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर जो छोटे छोटे भाग थे, इनको छोड़कर शेष पर किसको? सिख मिसल, जो सिख मिसल था उनका अधिकार हो गया। उधर क्या हुआ? उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण, किसके? अफगान के जो है आंतरिक झगड़ों के कारण
रणजीत सिंह को क्या हुई, अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का, मजबूत करने का अवसर मिल गया। फिर 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र कौन, अहमद शाह अब्दाली का पौत्र किसने, शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा। फिर और उसके भाई कौन था, उसका भाई महमूद ने क्या की, शक्तिशाली बरकजाई सरदारों जैसे फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 ईस्वी में इसको क्या किया, शाह शुजा को विस्थापित कर दिया, हटा दिया गद्दी से। और तथा स्वयं क्या हुआ, कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। किस पर, कश्मीर और पेशावर पर उसने अधिकार कर लिया, शाह शुजा को गद्दी पर हटा दिया। फिर इसी अवसर पर क्या किया शाह शुजा ने, इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए किसकी, रणजीत सिंह की सहायता मांगी। काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए किसकी, रणजीत सिंह की सहायता मांगी। और उन्हें क्या, कोहिनूर क्या किया, रणजीत सिंह को शाह शुजा ने भेंट प्रदान कर दी। ठीक है, हीरा क्या किया, इनको कोहिनूर हीरा को भेंट में दे दिया था रणजीत सिंह को शाह शुजा ने। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने, किसने, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। सभी को पता होगा टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी। क्लियर है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाई, श्रीरंगपट्टनम में। कहां पर, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक, और यहाँ पर किसकी, जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, इसने टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना भी कहाँ की थी, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में की थी। और क्या हुआ, उसका सदस्य बना। साथ ही उसने क्या किया, अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक, स्वतंत्रता का प्रतीक क्या किया, एक वृक्ष रोपा, एक वृक्ष लगाया इसने। ठीक है, और ठीक है, फिर क्या टीपू सुल्तान ने क्या किया, अपने समकालीन जो विदेशी राज्य थे, अपने समकालीन जो विदेशी राज्य थे उनसे मैत्री संबंध, उनसे मित्रतापूर्ण संबंध बनाया। और अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, उनसे सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, अंग्रेजों के विरुद्ध उनसे सहायता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से, अरब, कुस्तुनतुनिया और आधुनिक जो इस्तांबुल, काबुल है, मॉरिशस में क्या किया इसने, इन सभी जगहों पर इसने अपने दूत भेजे थे। किसने, टीपू सुल्तान ने इन सभी जगहों पर अपने दूत मंडल भेजे थे। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, किसकी संधि, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की है, टीपू सुल्तान के साथ। किसके साथ, टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। किसके साथ, टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की। कब की, आइए बात करते हैं इसके बारे में। कब, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कब, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1790 से 1792 का। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में हुआ। कब, श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से क्या हुआ, अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस और मैसूर से कौन, टीपू सुल्तान ने युद्ध लड़ा था। इसके अनुसार अगर हम बात करें तो टीपू को अपने देश का लगभग कितना, 1/2 भाग, टीपू सुल्तान को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों को तथा उनके साथियों को देना पड़ा था। अपने देश का इनको आधा भाग, लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों को और उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को कितने, 3 करोड़ रुपए, कितने, 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में ये सब शामिल था। ठीक, जब तक क्या हुआ, टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक क्या होगा, टीपू सुल्तान के पुत्रों को, ठीक, टीपू सुल्तान के दोनों पुत्रों को क्या हुआ, अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। ठीक, कॉर्नवालिस ने क्या किया, इस संधि के बाद इसी पर हस्ताक्षर किया था। और इस पर कॉर्नवालिस ने एक टिप्पणी भी की थी। कॉर्नवालिस ने क्या टिप्पणी की, कॉर्नवालिस ने कहा कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से क्या किया, पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। किसकी, कॉर्नवालिस की टिप्पणी थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था,
किसकी बात हो रही है? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? बिहार पीसेस प्री 2018 का क्वेश्चन है। चलिए, किसकी बात हो रही है? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ है? ठगों का उन्मूलन हुआ है कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। किसके? कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में किसका? ठगों का उन्मूलन हुआ है। अगर बात करें ठगों की, तो ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित थे। किसके? हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी किसमें? ठगों में सम्मिलित थे। अगर परंतु वास्तव में कैसे? परंतु वास्तव में लोग काली, दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे। किसके? काली, दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे और अपने तथा प्रायः क्या करते थे? अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे ये लोग। ठीक, इन्हें क्या विश्वास था? इन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है और उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग में उस प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न, ठीक है, क्लियर है? ठगों का उन्मूलन। इसमें से इसके जब इनके विरुद्ध कार्यवाही की गई थी, ठगों की विरुद्ध जब कार्य हुए, तो इसमें से लगभग 1500 ठगों को क्या किया गया था? 1500 ठगों को बंदी बना लिया गया था। उसमें से अनेक ठगों को फांसी दे दी गई थी और उसमें से जो आधे और जो बचे हुए ठग थे उनको आजीवन क्या किया गया था? आजीवन निर्वासित कर दिया गया था। 1837 के पश्चात क्या हुआ था? संगठित रूप से क्या हुआ था? 1837 के बाद संगठित रूप से ठगों का पूरी तरह से क्या हो गया था? अंत हो गया था। कब? 1837 के पश्चात ठगों का पूरी तरह से अंत हो गया था। क्लियर है? किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, किसी तरह की समस्या कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितना हो सके आप लोगों को क्लास को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।